नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में द्रौपदी का डांडा चोटी पर बर्फीले तूफान आ गया। इस तूफान में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के 29 पर्वतारोही फंस गए हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू अभियान को भी तेज किया गया है, जिसमें आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कार्य में जुटी हुई है। आपको बता दें कि पर्वतारोहण की ट्रेनिंग में कुल 175 लोग मौजूद थे। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट कर हिमस्खलन में फंसे शिक्षार्थियों को जल्द से जल्द सकुशल बाहर निकालने की बात कही। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी इस हवन कार्यक्रम में आहुतियां दी। वहीं सीएम धामी ने 9 दुर्गा के प्रतीक 9 कन्याओं को भोजन कराया और सभी प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की, ताकि राज्य का विकास हो सके और राज्यवासियों की मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी हिंदू परंपरा के अनुरूप हवन कार्यक्रम आयोजित करती है। उसी क्रम में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज बहुत शुभ दिन है। आज रामनवमी का पर्व है और सभी कन्याओं का पूजन किया है। माँ भगवती का स्मरण किया है कि माँ हम सब पर कृपा करें, भगवान की हम सब पर कृपा हो, हमारे राज्य पर कृपा हो, हर प्रकार से विघ्न बाधाएं, सारे दोष दूर रहें, प्रदेश की उत्तरोत्तर प्रगति हो। नवरात्रों का त्योहार हमारे लिए बहुत, एक प्रकार से मैं कहूँगा कि श्रद्धा का विषय भी है। माता के 9 अवतारों का हम स्मरण करते हैं और आज रामनवमी के दिन हमने अपनी संस्कृति के अनुसार ये भी उधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा विश्राम लिए जाने की बात कहे जाने पर अब बीजेपी नेताओं ने तंज कसना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी ने जो इस नवरात्र में हवन किया गया है उसका असर दिखने लगा है, जिसमें अभी से ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत प्रदेश से बाहर चले गए हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हरीश रावत को तो बहुत पहले ही संन्यास ले लेना चाहिए था, लेकिन देर ही सही अब विश्राम लेने का बात तो किया। हमको तो ब्रेक बहुत पहले ले लेना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए। आज जनता ने जो उनकी स्थिति करी है और उसके बाद जो उनके पार्टी के लोगों ने जो उनका हाल किया है, उनको तो संन्यास लेकर बद्री केदार में जाकर भगवान का नाम लेना चाहिए। आज सुबह तो पढ़ रहा था कि आज हमारे हवन से पहले ही हरीश रावत जी ने दिल्ली उपवास शुरू कर दिया, तो उत्तराखंड से चले गए हैं। अच्छी बात है, क्योंकि हमारे हवन का प्रभाव श्रद्धापूर्वक शुरू में दिखे। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड चीन सीमा की अग्रिम चौकी पर सेना और आईटीबीपी के जवानों के साथ विजयदशमी मनाएंगे। साथ ही उनका बद्रीनाथ दर्शन का भी कार्यक्रम है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री के दौरे की पुष्टि की है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां सीएम धामी एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करेंगे, जिसके बाद रक्षा मंत्री देहरादून में सेना से जुड़े एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। बुधवार सुबह रक्षा मंत्री बद्रीनाथ धाम में दर्शन करेंगे, जिसके बाद उनका चमोली जिले के माना से चीन सीमा पर सेना के रताकोट पोस्ट पर सैनिकों के साथ विजयदशमी पर्व मनाने का कार्यक्रम है।
माननीय राजनाथ सिंह जी आज शाम को यहाँ पहुँचेंगे और आज उनका यहाँ पर सेना के लोगों के साथ बड़ा खाना का कार्यक्रम है और कल प्रातःकाल वो यहाँ से माड़ा जाएंगे और वहाँ पर सैनिकों के साथ विजयदशमी के कार्यक्रम में प्रतिमा करेंगे। खुल जाओ यार, खुल जाओ, खुलना कर दो। अगली खबर का रुख करते हैं। पिछले दिनों केदारनाथ में आए भारी बर्फीले तूफान को देखते हुए पूरा प्रदेश सहम गया है। केदारनाथ में बर्फीला तूफान महज 10 दिन में तीसरी बार आ चुका है, जिसको लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हमारे कुछ नेताओं ने यह आग्रह किया है कि केदारनाथ में इस प्रकार से जो एवलांच आ रहे हैं उनकी स्टडी कार्रवाई जाएगी और साथ ही साथ चार धाम यात्रा को और अधिक सुंदर और सफल बनाने के लिए पर्यटन विभाग ने अनेकों निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार लगभग 40 लाख से करीब चारधाम यात्री आ चुके हैं। इसके कुशल संचालन के लिए पर्यटन और पर्यटन पुलिस की आवश्यकता है ताकि पर्यटन का सफल संचालन के लिए और लोगों का सही दिशा निर्देश दिया जाए। चालीस लाख के करीब श्रद्धालु जो है अब तक यहां दर्शन करने के लिए आ चुके हैं और ऐसे में शासन प्रशासन को और भव्य बनाने के लिए इस यात्रा को पुरजोर कोशिश करनी होगी और जिस प्रकार 40 लाख के करीब चारधाम यात्री पहुंचे हैं उसको देखते हुए बर्फीले तूफान से सहमा पूरा प्रदेश है और साथ ही साथ तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मौत की सजा मौत होनी चाहिए। सिर्फ विपक्ष तो कहता रहेगा, विपक्ष का कुछ नहीं है। इस समय एसआईटी की जांच हो रही है और इसमें कुछ कहना उचित नहीं है क्योंकि जांच ही बताएगी और निश्चित रूप में दोषियों को सजा मिलेगी। तो क्या सर फांसी की सजा होनी चाहिए या आपका क्या राय है? जो निर्णय होगा कोर्ट का वो सर्वोच्च। मौत की सजा मौत होनी चाहिए। किसी ने मारा है तो उसकी सजा मौत हो गई तो फांसी होगी। कुछ स्टेटमेंट आपका नहीं, इस समय जो है हम लोग जो है क्योंकि 40। खबर मसूरी से है, जहां पर्यटन विभाग की ओर से शुरू की गई हिमालय दर्शन हेली सेवा का पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह हेली सेवा देश विदेश के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगी। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम पुरस्कार दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार निरंतर पर्यटन के विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। सर जॉर्ज एवरेस्ट से शुरू हुई इस परियोजना से पर्यटक आकर्षित हो रहे हैं, वहीं स्थानीय लोग भी हेली सेवा का आनंद ले रहे हैं और हिमालय दर्शन कर रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं पर्यटन विभाग की नई सेवा जो कि शुरू की गई है, हिमालय दर्शन। इससे लोग जो है यात्री सैलानी यहां हेली सेवा का लुत्फ उठाकर परियोजना से पर्यटक आकर्षित हो रहे हैं और साथ ही साथ स्थानीय लोग भी हेली सेवा का आनंद ले रहे हैं, हिमालय दर्शन कर रहे हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह हेली सेवा देश विदेश के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगी। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड पर्यटक के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम पुरस्कार दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार निरंतर पर्यटन के विकास में आगे बढ़ रही है। जरूर बनाएंगे। आज जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड के जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अभी केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को पर्यटन क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ डेस्टिनेशन घोषित किया है और एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी हमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट से यहां पर हवाई जहाज का हेलीकॉप्टर का आनंद लिया जा रहा है और ये हेलीकॉप्टर सेवा यहां पर हिमालय दर्शन की सेवा होगी जो आपको
15 मिनट 20 मिनट के अंदर हिमालय दर्शन कराइए। ये कंपनी रजस एरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड उत्तराखंड का एक स्टार्टअप है। स्टार्टअप इंडिया के अंदर ये रजिस्टर्ड कंपनी है और पूरे हिंदुस्तान में ये एविएशन और एयर स्पोर्ट्स में नाम कमा रही है। ये आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि ये इकलौती स्टार्टअप इंडिया के अंदर कंपनी है जो एविएशन और एयर स्पोर्ट्स का काम कर रही है। और अब हम एयर सफारी को मसूरी से लॉन्च कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट पे हम कई साल से वर्क कर रहे थे और फाइनली अब जाकर सारी परमिशंस क्लियर हुई हैं। 7 दिन का ट्रायल सक्सेसफुल हुआ और आज ये फाइनली लॉन्च हो गया है प्रोडक्ट। इसके अंदर हम फर्स्ट स्टेज में आपका यहाँ मसूरी से हिमालय दर्शन शुरू करेंगे। उधर सितारगंज पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां उन्होंने सीएम धामी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के शिलान्यास की सिलापट से उनका नाम हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस योजना का शिलान्यास काशीपुर में किया गया है, लेकिन इस योजना के आवास सितारगंज शहर में न बनाते हुए सितारगंज से 15 किलोमीटर दूर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उकरौली गांव में बनाए जा रहे हैं, जिसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि शहर की योजना को शहर में देना चाहिए, न कि गांव में। सिलापट से नाम हटाने का यहां पर मांग की जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इस योजना का शिलान्यास काशीपुर में किया गया है, लेकिन इस योजना के आवास सितारगंज शहर में न बनाते हुए सितारगंज से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में उकरौली गांव में बनाए जा रहे हैं, जिसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि शहर की योजनाओं को शहर में ही देना चाहिए, न कि गांव में। जो शहरी क्षेत्र के लिए योजना बनाई गई माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी द्वारा एक अच्छी और कल्याणकारी, जो गरीबों के लिए कल्याणकारी योजना है, उसको प्रारंभ किया गया, जो वास्तव में अच्छी साबित हो सकती है। लेकिन जब उस योजना का ही नाम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, तो फिर वो शहर में बननी चाहिए, ना कि ग्रामीण में। मैं ये नहीं कहता कि आप गांव के लोगों को आवास मत दो, ग्रामीण के लोगों को भी जो है कि आवास दिया जा रहा है। उधर देहरादून की टैक्सी यूनियन ने यात्रा सुविधा समिति रेलवे की सदस्य गीता ठाकुर को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में दून टैक्सी ओनर एसोसिएशन का कहना है कि मसूरी बस स्टैंड और जीआरपी थाने के बीच वाली भूमि 2015 तक टैक्सी एसोसिएशन की तरफ से संचालित की जाती थी, लेकिन कुछ वक्त से प्राइवेट टेंडर होने की वजह से संचालन आपसी लोगों के बीच ही किया जा रहा है, जिस वजह से टैक्सी चालकों को ग्राहकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि अभी प्राइवेट टेंडर राजकुमार नाम के शख्स के पास है। टैक्सी यूनियन के सदस्य मांग कर रहे हैं कि रेलवे बोर्ड इस मामले में कार्रवाई करे और टैक्सी एसोसिएशन का बूथ उन्हें वापस दिलवाए। देहरादून की टैक्सी यूनियन ने यात्रा सुविधा समिति रेलवे की सदस्य गीता ठुकार को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में दून टैक्सी ओनर एसोसिएशन का ये कहना है कि मसूरी बस स्टैंड और जीआरपी थाने के बीच वाली भूमि 2015 तक टैक्सी एसोसिएशन की तरफ से संचालित की जाती थी, लेकिन कुछ वक्त पहले से प्राइवेट टेंडर होने की वजह से संचालन आपसी लोगों के बीच ही किया जा रहा है, जिस वजह से टैक्सी चालकों को ग्राहकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे बोर्ड इस मामले में कार्रवाई करे और टैक्सी एसोसिएशन का बूथ उन्हें वापस दिलवाए। इनके पास सिर्फ अनुभव प्रमाण पत्र है पार्किंग का। खुशखबरी भी देना चाहूंगी कि जनता एक्सप्रेस जो यहाँ से बनारस जाती थी उसमें फर्स्ट क्लास नहीं था। अब वो मेरे प्रयासों से वो जनता में एसी फर्स्ट क्लास लग गया है। ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि मोदी जी का बनारस है और ये हमारे धामी जी का है, तो दोनों के प्रयासों से सबसे पहले ये हुआ है। उसका हमारे रेलवे के यहाँ के जितने ऑफिसर्स हैं और मेरा प्रयास, हमारे चेयरमैन साहब का और माननीय मोदी जी का, ये सबसे पहली बात निकली कि मैं खुद भी जब लखनऊ जा रही थी तो एसी सेकंड में गई। हमारा जो ये बूथ है ये हमको वर्ष 2015 में
माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के कहने पर डीएम द्वारा और रेलवे के अधिकारियों की बैठक द्वारा हमें बूथ दिया गया था और उस बूथ में कोई किराए की बात नहीं हुई थी। फिर भी इन्होंने हमारे को 2019 में एक नोटिस दिया कि आप इसका किराया दीजिए। 2030 रुपए के हिसाब से हमने इसका किराया 6,10,827 रुपए का ड्राफ्ट बनाकर इनको दिया। किराया लेने के बावजूद उसके बाद यहाँ पर ट्रेनें बंद हो गई। ट्रेनें बंद होने के बाद इन्होंने वो किराया छोड़ा। हमने फरवरी का 2020 तक का किराया पे कर रखा है। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, 2 साल तक ये बूथ बंद रहा। उधर दिल्ली सरकार में प्रशासनिक अधिकारी पर नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। दिल्ली के ही 17 साल की नाबालिग ने अधिकारी एवी प्रेमनाथ पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। अधिकारी एवी प्रेमनाथ का अल्मोड़ा के गोविंदपुर स्थित डंडा कांडा नामक स्थान में प्लीजेंट वैली नाम से एक स्कूल है। दिल्ली की रहने वाली एक नाबालिग कुछ महीने पहले इस स्कूल में आई थी। आरोप है कि इसी दौरान अधिकारी एवी प्रेमनाथ ने इस नाबालिग के साथ छेड़खानी की और दुराचार का प्रयास किया। आरोपी अधिकारी ने नई दिल्ली में एडीएम के पद पर तैनात बताया जा रहा है। मामले में पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं इसके साथ ही इस प्रभावशाली अधिकारी और उनकी पत्नी पर सरकारी जमीन कब्जाने समेत कई और आरोप भी हैं। संबंधित राजस्व में गोविंदपुर द्वारा एक एफआईआर प्राप्त होने पर एक मामला पॉक्सो 7/8 और आईपीसी 354 और आईटी एक्ट 66D पर एक मामला पंजीकृत किया है, जिसमें कोई दिल्ली की रहने वाली लड़की हैं 17 साल की। उनके द्वारा यह अवगत कराया गया था कि वो प्लेजेंट वैली स्कूल में आए थे, जहां उनके साथ कुछ छेड़खानी हुई है, जिस पर एफआईआर प्राप्त होते ही संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा तत्काल एफआईआर दर्ज की। उधर उधम सिंह नगर के किक्षा में भारतीय किसान यूनियन सहित तमाम कर्मचारियों के समर्थन में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। महापंचायत स्थल पर हजारों की संख्या में किसान संगठन एवं कर्मचारी यूनियन से जुड़े हजारों लोग पहुंचे। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक और किसान नेता राकेश टिकैत कर्मचारी एवं किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। 13 महीने से इंफ्राक कंपनी के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कंपनी गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कंपनी प्रबंधन के साथ कई बार हुई समझौते के बाद भी कर्मचारियों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ है। कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन पर कर्मचारियों का शोषण करने, बेवजह कर्मचारियों पर झूठे आरोप लगाकर नौकरी से बर्खास्त करने सहित तमाम गंभीर आरोप लगाए। कर्मचारियों ने यहां पर तमाम तरीके के आरोप भी लगाए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत इसको संबोधित करेंगे। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कर्मचारियों के समर्थन में महापंचायत है। किसान नेता राकेश टिकैत संबोधित करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा संयोजक और किसान नेता राकेश टिकैत कर्मचारी एवं किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। 13 महीने से इंफ्राक कंपनी के कर्मचारी ने अपनी मांगों को लेकर कंपनी गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कंपनी प्रबंधन के साथ कई बार हुई समझौते के बाद भी कर्मचारियों की समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ है। कहना चाहूंगा कि हमारा जो आंदोलन है ये लगभग 16 अगस्त 2021 से चल रहा है, जिसको 416 दिन हो चुके हैं आज। इसलिए हमने किसान मजदूर महापंचायत बुलाई है। इसमें हमने राकेश टिकैत जी जो एसकेएम के राष्ट्रीय हैं, इस तरह के नेता हैं, उनको बुलाया है। और जो भी हमारी जायज मांगे हैं, जिसमें कि हमने अपनी जो वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हमने आंदोलन किया था, जो हमारे साथी बाहर हैं उनको लेकर हमने आंदोलन किया था। आज हमें इसमें तय करना है इस महापंचायत में कि आगे की रणनीति क्या तैयार करनी है, जिसमें हम लोग आज ठोस कदम उठाने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत लंबा समय बीत जाने के बाद भी आज भी शासन प्रशासन और कंपनी प्रबंधन मौन है। कहीं ना कहीं लगता है हमको इनकी गठजोड़ है, इस गठजोड़ को तोड़ना आवश्यक है।
उधर किच्छा में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले मजदूर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जहां महापंचायत में हजारों की संख्या में कर्मचारी और किसान शामिल हुए। बता दें कि करीब 400 दिनों से कंपनी गेट पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि इंफार्क कंपनी काफी लंबे समय से कर्मचारियों का शोषण कर रही है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक राकेश टिकैत ने आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया। देखो, हम तो इनके साथ में है भाई, अधिकारी को बुलवाया है। ये कर्मचारी फैक्ट्री के अंदर कर्मचारी हैं, बाहर ये किसान हैं, सब हैं एक ही, सब गांव देहात से आते हैं। कुछ भूमिहीन किसान हैं, कुछ जमीन वाले किसान हैं। यहाँ के इनको मजदूर कहते हैं। इनके नाम परिवर्तन होते हैं सब एक ही, और इनके संघर्ष में हम शामिल हैं। उधर कोटद्वार में दशहरा त्योहार को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बताया जा रहा है कि एसडीएम प्रमोद कुमार ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दशहरा मेले में लोगों की काफी भीड़ रहती है, वहीं शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल भी खराब नहीं होनी चाहिए। दसवीं के शुभ अवसर पर आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। इसमें हमारे मुद्दे में हमारे शिव साहब थे, शिव ट्रैफिक साहब थे, और एसओ साहब और नगर आयुक्त सर भी यहाँ पर आए हुए थे, और हैडली विभाग राजस्थान के भी अधिकारी कर्मचारीगण सब यहाँ उपस्थित थे। और पिछली बार की जो दिक्कतें रही हैं उसको देखते हुए हमारा ये प्लान ये रहा कि इस बार कुछ और अच्छी तरह से सुव्यवस्थित तरह से इस विजयदशमी के पर्व को मनाया जाएगा। तो इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून पहुंचे। सीएम धामी ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया है। जीटीसी हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल के लिए हुए रवाना। सेना के जवानों के साथ है कार्यक्रम। सेना के गेस्ट हाउस में विश्राम करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर हैं राजनाथ सिंह, क्योंकि यहां से बद्रीनाथ भी उनका दर्शन करने का कार्यक्रम है। इन्हें बड़ी खबर देहरादून से आप तक पहुंचा रहे हैं। सेना के गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बुधवार को बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे रक्षा मंत्री। रानाकोट पोस्ट पर सेना संघ मनाएंगे विजयदशमी। जीटीसी हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुए हैं। तो देहरादून से बड़ी खबर इस वक्त की आप देख पा रहे हैं। सेना के गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। बुधवार को बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे रक्षा मंत्री। तस्वीरों में आप देख सकते हैं देहरादून के 2 दिवसीय दौरे पर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिसको लेकर जो कि उनके कार्यक्रम भी हैं, और साथ ही साथ यहां पर विजयदशमी का पर्व भी जो है जवानों के साथ मनाते हुए दिखाई देंगे इस पर्व को। और साथ ही साथ यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बद्रीनाथ दर्शन भी करेंगे। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। सीएम धामी ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया तो देहरादून पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आगे बढ़ते हैं। खबर दिनेशपुर के प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर से है, जहां दुर्गा पूजा की नवमी के दिन हजारों की संख्या में मां के भक्त हवन में शामिल हुए हैं। सुबह से ही भारी संख्या में महिलाएं अपनी पारंपरिक वेशभूषा में दुर्गा मंदिर प्रांगण पहुंची और पूजा अर्चना के बाद हवन यज्ञ का पाठ पढ़ा गया। जिले में 7 जगहों पर दुर्गा पूजा और संस्कृत कार्यक्रमों के साथ साथ मेले का आयोजन किया गया है। हवन यज्ञ के साथ नवमी का शुरुआत हुआ, नवमी पूजन का, और अंजलि के साथ समापन हुआ, और भारी संख्या में आसपास के महिलाएं और पुरुष भाग लिए, हजारों की संख्या में थे, और बहुत सुंदर तरीका से सबने बधाई दी।
শ্রাবণ হয়েছে, তারপরে অঞ্জলি হয়েছে, অঞ্জলির পরে তারপরে আমরা সবাই মাকে প্রণাম করে। दिनेशपुर क्षेत्र में ये सबसे बड़ा दुर्गा पूजा का क्षेत्र है। यहाँ दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। आज दुर्गा पूजा का नवमी पूजा था, जिसमें हवन यज्ञ का आयोजन किया गया था और भारी संख्या में लोग माताएं सबसे जय। खबर चंपावत से है, जहां शारदीय नवरात्रि की नवमी को टनकपुर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि पहली नवरात्रि से ही दूर दराज से श्रद्धालुओं का आवागमन शक्तिपीठ मां पूर्णागिरी धाम के दर्शन करने के लिए शुरू हो गया था, जिसके चलते नवरात्रि के आखिरी दिन भी भीड़ नजर आई, जहां भक्तों ने अपने निजी आवास में कन्या पूजन किया। इसी के तहत तहसील पूर्णागिरी उपजिलाधिकारी हिमांशु कफलटिया ने अब भी अपने आवास पर कन्या पूजन करते हुए कन्याओं को भोजन करवाया। साथ ही भारत नेपाल बॉर्डर पर भी सीआईएसएफ जवानों और एनएनपीसी बनवसा की तरफ से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। और जैसे हमने पूर्णागिरी वालों पे पहले भी धाम लगाया था, हिमाचल में धाम करते हुए मतलब भंडारा लगाया था, तो ऐसे हम लोग करते रहते हैं। तो जो हमारे यहाँ घर लोग आते हैं पूर्णागिरी से आपका इधर ब्रह्मदेव तक जाते हैं, तो उनके लिए हम ये भी लगाते हैं और मेडिकल कैंप भी हम लोग लगाते हैं। वर्तमान में शारदीय नवरात्रि की आज नवमी है और इस बार भारी संख्या में श्रद्धालु माता पूर्णागिरी के दर्शन करने यहाँ पर पहुंचे हैं। जो हमारा लगभग हमारे पास जो आंकड़ा है उसके अनुसार करीब 1,60,000 के आसपास जो श्रद्धालु हैं उन्होंने अभी तक मंदिर में दर्शन किए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।